बच्चों, जो हमारी यूनिट सेकंड थी विलियन, उसके अभ्यास प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 26 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए 27वां प्रश्न क्या है हमारा। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 27 क्या है। अगर CuS यानी कॉपर सल्फाइड, अगर CuS का विलेयता गुणनफल 6 गुणा 10 की घात -16 है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको CuS का विलेयता गुणनफल दिया हुआ है और हमें उसकी अधिकतम मोलरता, जलीय विलयन में अधिकतम मोलरता ज्ञात करनी है। विलेयता गुणनफल के बारे में बच्चों आप लोगों ने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरीके से विलेयता गुणनफल को ज्ञात किया जाता है। हमें जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात करनी है, तो ये कहा जाता है कि जो CuS की अधिकतम मोलरता होगी वो ही क्या होगी, उसकी विलेयता होगी। क्लियर है। तो देखिए हमें विलेयता गुणनफल यानी KSP, विलेयता गुणनफल को KSP से दर्शाया जाता है। KSP हमें दिया हुआ है, विलेयता गुणनफल हमें दिया हुआ है और हमें उसकी विलेयता ज्ञात करनी है। और जब हम उसके विलेयता ज्ञात कर लेंगे तो वो ही उसकी अधिकतम क्या होगी, मोलरता। देखिए बच्चों वापस समझिए, जब हम इस CuS की क्या ज्ञात कर लेंगे, विलेयता ज्ञात कर लेंगे, जो CuS की विलेयता है वो ज्ञात कर लेंगे तो वही उसकी क्या होगी, अधिकतम मोलरता होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा CuS है वो किस तरीके से टूटता है जलीय विलयन में। देखिए ये टूटता है Cu+2 आयन में और S-2 आयन में टूटता है। ठीक है, तो और मैंने आपको कहा था कि जो CuS की अधिकतम मोलरता है बराबर CuS की विलेयता। देखिए बच्चों, CuS की जो अधिकतम मोलरता है वो इसकी विलेयता के क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है। अब देखिए यदि CuS की विलेयता को हमने S मान लिया, S मोल प्रति लीटर हमने मान लिया, तो Cu+2 की भी S होगी और जो हमारा S-2 आयन है इसकी भी जो विलेयता है वो S हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो विलेयता गुणनफल, CuS का विलेयता गुणनफल KSP बराबर क्या लिख देंगे, Cu+2 और S-2। क्लियर है। अब देखिए ये भी S है, ये भी S है। अरे भाई इन दोनों का विलेयता गुणनफल S और S होगा ना, तो लीजिए भाई हम क्या लिख सकते हैं, KSP बराबर S गुणा S यानी S² हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो KSP है वो S² के बराबर है। अब हमें बच्चों देखिए KSP का मान दिया हुआ है, भाई ये जो मान दिया हुआ है ये विलेयता गुणनफल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि S², यहाँ S² को लिया है और ये KSP का मान हम लोगों ने रख दिया 6 गुणा 10 की घात -16 यानी 6 गुणा 10 की घात -16। ठीक है, अब हमें विलेयता निकालनी है, S निकालना है, तो S निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। देखिए आगे तो S निकालने के लिए हमने इसका अंडर रूट कर दिया और जो हमारी विलेयता निकल के आई वो निकल के आई 2.45 गुणा 10 की घात -8 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारी इसकी और यही इसकी क्या होगी, अधिकतम मोलरता होगी। यही इसकी क्या होगी बच्चों, अधिकतम मोलरता। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28 क्या है। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन में कार्बन 9 होते हैं यानी C9H8O4 एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल CH3CN में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्या है, आपको एस्पिरिन की मात्रा दी हुई है कि 6.5 ग्राम एस्पिरिन है जिसको हमने एसीटोनाइट्राइल में घोला है और एसीटोनाइट्राइल की मात्रा कितनी है, 450 ग्राम में। क्लियर है। अब हमें भार प्रतिशत निकालना है। आप लोगों ने भार प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ा है। भाई भार प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि उस जो अवयव है, कोई भी जो विलयन में जो अवयव होता है उसका द्रव्यमान, उसमें हम भाग दे देते हैं कुल विलयन के द्रव्यमान का और गुणा कर देते हैं किससे, 100 से। इस तरीके से हम भार प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
भार प्रतिशत का सूत्र बच्चा हम लोगों को पता है कि विलयन में अवयव का द्रव्यमान कितना है, उसमें भाग दे देंगे विलयन के कुल द्रव्यमान का और गुणा कर देंगे 100 से। अरे भाई ये भार प्रतिशत ये वाला आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें जो अवयव का द्रव्यमान है, अवयव क्या है यहाँ पे, एस्प्रिन है, ठीक है। तो एस्प्रिन का भाग या एस्प्रिन की मात्रा हमें दी हुई है 6.5 ग्राम, ठीक है। जो हमारा विलायक है, मतलब जो हम बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल, उसका भी हमें भार दिया हुआ है 450 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए हमें विलयन का कुल भार पता करेंगे पहले हम कि विलयन का कुल कितना भार है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विलयन का कुल द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। चलिए भाई 450 प्लस 6.5, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। जब हम लोगों ने जोड़ा तो हमारा क्या आया, 456.5 ग्राम ये निकल के आया। यानी ये हमारे विलयन का कुल भार निकल के आ गया, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि विलयन का कुल द्रव्यमान निकल के आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें अवयव का द्रव्यमान पता चल गया। अरे भाई अवयव का द्रव्यमान यही तो है, अवयव का जो भार है 6.5, ठीक है, ये हमें पता है। विलयन का कुल द्रव्यमान या विलयन का कुल जो भार है वो हम लोगों ने निकाल लिया 456.5 और इसको गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हम लोग भार प्रतिशत निकल जाएगा हमारा। तो देखिए आगे लीजिए भाई 6.5, इसमें भाग दे दिया 456.5 का, गुणा कर दिया 100 से। लीजिए हमारा एस्प्रिन का कितना भार प्रतिशत निकल के आया, 1.424। क्लियर है। तो बहुत आसान प्रश्न है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। अब सीधा सीधा इसमें क्या किया हम लोगों ने, भार प्रतिशत का सूत्र लगा दिया, सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 देखिए, नेलारफिन यानी C19H21NO3 जो कि मार्फिन जैसी होती है का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं के द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतया नेलारफिन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए यानी जो उपरोक्त खुराक है इसके लिए 1.5 गुणा 10⁻³ m यानी मोललता का विलयन दिया हुआ है बेटा। 1.5 गुणा 10⁻³ जो मोलल विलयन है, जो मोलल जलीय विलयन है, उसका कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। देखिए बच्चों प्रश्न को वापस पढ़ लीजिए कि जो नेलारफिन है वो मॉर्फिन के जैसी होती है और स्वापक उपभोक्ताओं के द्वारा स्वापक छोड़ने से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनको दूर करने में इसे दिया जाता है। सामान्यतः कितनी खुराक दी जाती है, 1.5 मिलीग्राम इसकी खुराक दी जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि इतने जलीय विलयन यानी जो नेलारफिन का 1.5 गुणा 10⁻³ मोललता का जो जलीय विलयन है उसके लिए उपभोक्ता को देने के लिए कितने द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम लोगों को पता करना है। तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा हम इसमें क्या करेंगे, मोललता का सूत्र लगा देंगे। क्या करेंगे, मोललता का सूत्र लगा देंगे। आप लोगों को पता है मोललता का सूत्र, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। मोललता बराबर, देखिए विलेय के मोलों की संख्या, इसमें भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान का, गुणा कर देंगे 1000 से, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय की मात्रा और उसमें भाग दे देंगे मोलर द्रव्यमान का। तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार यानी विलेय की मात्रा गुणा 1000, इसमें भाग दे देंगे विलेय के मोलर द्रव्यमान का और गुणा कर देंगे इसको विलायक के द्रव्यमान से। क्लियर है। अब देखिए बच्चों जो विलेय की मात्रा है, विलेय का भार वो आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है मिलीग्राम में, 1.5 मिलीग्राम में दिया हुआ है। तो हम इसको पहले ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1.5 गुणा 10⁻³ ग्राम में बदल दिया हम लोग, ठीक है। अब हम विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना, नेलारफिन का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए आगे नेलारफिन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 311, ठीक है। देखिए बच्चों जो नेलारफिन है उसका मोलर द्रव्यमान होता है 311, यानी विलेय का भार आप लोगों को पता लग गया, मोलर द्रव्यमान हम लोगों ने निकाल लिया,
क्लियर है। और जो ये मोललता है, ये मोललता भी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, लीजिए भाई ये हमने मोललता रख दी, ठीक है। ये जो हमें विलेय की मात्रा दी हुई थी नैलारफिन की, वो मात्रा रख दी, ये गुणा कर दिया 1000 से, नीचे इसका मोलर द्रव्यमान 311 और विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। अब हम सबसे पहले विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। देखिए विलायक का द्रव्यमान क्या निकल के आया, विलायक का द्रव्यमान जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आया है 3.215 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारे निकल के आया है विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। अब हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। भाई विलयन हमें जो देना है उपभोक्ता को, जलीय विलयन ही तो देना है कि भाई जलीय कितना जलीय विलयन उपभोक्ता को दिया जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो विलायक का द्रव्यमान निकल के आया है, इसमें जो हमारी विलेय की जो मात्रा है, जो हमें मात्रा दी हुई थी 1.5 मिलीग्राम दी गई थी, जिसको हमने किस में बदला था, ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इस विलायक के द्रव्यमान को और जो विलेय की मात्रा है उसको हम लोग जोड़ देंगे। लीजिए भाई कितनी मात्रा निकल के आई, 3.217 ग्राम, ये हमारी विलेय की मात्रा निकल के आ गई, ठीक है। यानी जो जलीय विलयन है उसके लिए हमें इतनी मात्रा देनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आया होगा। भाई सीधा सीधा हम लोगों को सूत्र रखना है और सीधा सीधा निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अब देखिए प्रश्न नंबर 30 क्या है। देखिए बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 250 मिलीलीटर 0.15 एम, बेटा ये कैपिटल एम है, मोलर विलयन, एम यानी मोलरता, विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। देखिए बच्चों क्या है, आपको 0.15 एम जो विलयन है उसकी सांद्रता या मोलरता दी हुई है, इसके अलावा आपको जो विलयन है वो दिया हुआ है, ठीक है भाई 250 ml है। तो अब देखिए किस तरीके से हम आवश्यक मात्रा की गणना करेंगे। भाई जो उसकी मात्रा है बेंजोइक अम्ल की वो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी सीधा सीधा हम मोलरता का सूत्र लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें पता है मोलरता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, उसमें भाग देते हैं विलयन के आयतन का, गुणा कर देते हैं 1000 से, ठीक है। अब आगे देखो बेंजोइक अम्ल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है कि बेंजोइक अम्ल की मात्रा और मात्रा में भाग दे देंगे हम किसका, अणुभार का। अरे भैया आप लोगों को पता है ना कि बेंजोइक अम्ल के मोलों की संख्या निकालने के लिए इसकी मात्रा में अणुभार का भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए भाई अब इस सूत्र को यहाँ रख देंगे तो हमारा सूत्र क्या निकल के आया, हमारा सूत्र निकल के आया कि बेंजोइक अम्ल की मात्रा गुणा 1000, इसमें हमने भाग दे दिया बेंजोइक अम्ल के अणुभार का और गुणा कर दिया विलयन के आयतन से, ठीक है। अब देखिए हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए बच्चों ये हमें दिया हुआ है, मोलरता हमें दी हुई है। देखिए प्रश्न को ध्यान से, 0.15 एम ये हमें दिया हुआ है। चलिए भाई हमने रख दिया 0.15। बेंजोइक अम्ल की मात्रा हम लोगों को ज्ञात करनी है, गुणा 1000, ठीक है। और अब देखिए ये 122 क्या है, ये है बेंजोइक अम्ल का अणुभार। जो हमारा बेंजोइक अम्ल है उसका अणुभार कितना निकल के आएगा, 122। और ये देखिए 250 क्या है, 250 दिया हुआ है हमारे विलयन का आयतन, दिया हुआ है ना। चलिए भाई हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। देखिए बच्चों बेंजोइक अम्ल ये होता है, ये बेंजोइक अम्ल है। जब आप इस बेंजोइक अम्ल का अणुभार निकालेंगे तो वह आपका आएगा 122, ठीक है। अब देखिए हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और सारी वैल्यू पुट करके हम बेंजोइक अम्ल की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा, बेंजोइक अम्ल की मात्रा 0.15 गुणा 122 गुणा 250, भाग दे दिया हमने 1000 का। तो चलिए भाई हमारी बेंजोइक अम्ल की कितनी मात्रा निकल के आई, हमारी मात्रा निकल के आई है 4.575 ग्राम। क्लियर है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं, सीधा सीधा हमने मोलरता का क्या लगाया है, इसमें सूत्र लगाया है। हमें मोलरता दी गई है, भाई जो मोलरता है वो हमें दी गई है। हम इसका जो हमारा बेंजोइक अम्ल है उसका अणुभार हमें निकाल सकते हैं हम लोग, हमें जो विलयन है उसका आयतन दिया गया है। तो सीधा सीधा हम बेंजोइक अम्ल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31। देखिए बच्चों, एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से
जल के हिमांक में अवनमन इनके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है, संक्षेप में समझाइए। देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है कि भाई एसिटिक अम्ल है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इनकी समान मात्रा से जल के हिमांक में जो अवनमन होता है वो इसी क्रम में क्या होता है, बढ़ता है। तो हमें इसको क्या करना है, समझाना है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो हिमांक में अवनमन होता है वो एक अणुसंख्यक गुण है, ठीक है। जैसे जैसे अणुसंख्यक गुण बढ़ते जाएंगे हिमांक में अवनमन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हिमांक में अवनमन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल की बात करें या ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की बात करें, तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा अम्लता किसकी है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की, ठीक है। देखिए बच्चों, इधर समझिए, ये है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ये है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हम इन तीनों की बात करें, तीनों ही अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तीनों। देखिए बच्चों, तीनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है और जब इनको जल में घोला जाएगा इन तीनों का ही क्या होगा, वियोजन होगा। लेकिन इन तीनों की अगर बात की जाए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति होती है इसकी, ठीक है। जो ट्राइफ्लोरो, जो हमारा ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल है, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इसकी और फिर इसकी, ठीक है। यानी अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम इस तरीके से होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसका कारण क्या है कि इसमें फ्लोरीन उपस्थित है, इसमें क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है। और आप लोगों को पता है इन तीनों में फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन तीनों में जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी कारण से ये जो अम्ल है इन तीनों में ये अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल। अगर इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों अम्लों में, एसिटिक अम्ल में, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल में ये हमारा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल होने के कारण इसका वियोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे भाई, जल में घोलने पर वियोजन भी ज़्यादा होगा, वियोजन ज़्यादा होगा, कणों की संख्या भी ज़्यादा होगी और उसी क्रम में हिमांक अवनमन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में कैसे लिख के आना है इसको, हिमांक अवनमन एक अणुसंख्यक गुण है, अतः कणों की संख्या बढ़ने पर हिमांक अवनमन भी बढ़ेगा। एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल का यह क्रम अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम है। मैंने आपको समझाया भाई, अम्लीय जो प्रवृत्ति है उसका बढ़ता क्रम है या अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम है। इसी क्रम में वियोजन भी क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी ये जो है अम्लीयता का बढ़ता क्रम है, तो वियोजन का बढ़ता क्रम भी यही होगा, ठीक है। तो वियोजन बढ़ने से कणों की संख्या भी बढ़ती है, अतः हिमांक अवनमन भी बढ़ता है। तो जो हिमांक अवनमन का बढ़ता क्रम होगा वो भी इधर से इधर, इधर से इधर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर परीक्षा में लिख के आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 32 देखिए। देखिए बच्चों, ध्यान से समझने की जरूरत है इस प्रश्न को, आपको ध्यान से पढ़िएगा। CH3, CH2, CHCl, COOH, ये आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है। ये इस कार्बनिक यौगिक के अगर हम नाम की बात करें तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम है 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या है ये, 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल है। देखिए, तो आपको ये दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल दिया गया है। इसके 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से
होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों क्या है, इसके 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाया तो होने वाले हिमांक अवनमन को हमें ज्ञात करना है। और देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, आपको वियोजन स्थिरांक दिया गया है, भाई ये अम्ल है तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक दिया गया है, और आपको मोलल अवनमन स्थिरांक भी यहाँ पर दिया गया है। अब आपको हिमांक का अवनमन परिकलित करना है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि हिमांक अवनमन, जो हिमांक अवनमन होता है डेल TF, वो बराबर होता है IKFM के। ये सूत्र हम लोग पढ़ के आए भाई, जो हिमांक अवनमन है उसका ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि हिमांक अवनमन I का मतलब है ये वॉन्ट ऑफ गुणांक, KF जो हमें दिया हुआ है हिमांक अवनमन स्थिरांक, और M है यहाँ मोललता, यानी इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये हिमांक अवनमन को बताएगा, दर्शाएगा। ठीक है, यानी हमें डेल TF यानी हिमांक अवनमन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें I भी पता होना जरूरी है, यानी I ज्ञात करना पड़ेगा और मोललता ज्ञात करनी पड़ेगी, और KF हमें दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, CH3 CH2 CHCl COOH यानी 2 क्लोरो जो ब्यूटेनोइक अम्ल है उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है। देखिए बच्चों 122.5 होता है। अगर आप इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो वो होता है 122.5। क्लियर है। अब आगे देखिए, इसकी मात्रा हमें दी हुई है, इसकी मात्रा कितनी दी हुई है 10 ग्राम। ठीक है, अब हम इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, इसकी जो मात्रा है इसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। चलिए भाई 10 में हमने भाग दे दिया 122.5 का, और ये हमारे इसके मोलों की संख्या निकल के आ गई 8.16 गुणा 10 की घात -2 मोल। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, जो कार्बनिक यौगिक हमें दिया हुआ है उसके मोलों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर ली। क्लियर है। आगे देखिए, अब हम इसकी मोललता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मोललता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना भाई हमें ये M भी पता होना जरूरी है। अब देखिए मोललता ज्ञात करेंगे। चलिए भाई, मोललता का सूत्र आप लोगों को पता है भाई, मोलों की संख्या है और उसमें जो हमारे विलायक का द्रव्यमान है उसका भाग दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और गुणा कर दिया 1000 से। चलिए भाई हम ये हमने निकाल ही लिया मोलों की संख्या। ये मात्रा हमें दी हुई है, देखिए बच्चों ध्यान से, ये दी हुई है ना 250 ग्राम जल विलायक की मात्रा। चलिए भाई ये हमने रख दिया 250 250 और गुणा कर दिया 1000 से। चलिए ये हमारी निकल के आ गई विलयन की मोललता। कितनी निकल के आई, 0.3264 M। ठीक है, ये हमारी इसकी मोललता निकल के आ गई। अब हम इसमें बेटा देखिए किस तरीके से इसमें हम लोग वियोजन स्थिरांक को यूज में लेते हुए वॉन्ट ऑफ गुणांक ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, यदि CH3 CH2 CHCl COOH यानी 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल की यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो, तो मान लेते हैं हम इसके वियोजन की मात्रा अल्फा हो, तो देखिए बच्चों ध्यान से, अब ये जो हमें ये दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक क्या है, हमारा अम्ल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका जल में वियोजन होगा। जब वियोजन होगा तो ये पूरा तो टूटेगा माइनस में और H टूटेगा प्लस के रूप में। तो देखिए इस तरीके से इसका वियोजन होगा, ये पूरा तो माइनस में हो गया और ये प्लस के रूप में टूट गया। अब प्रारंभ में अगर हम इसके मोलों की बात करें तो इसके 1 मोल है तो इसके भी 0 और H प्लस के भी क्या है, H प्लस आयन के भी 0 है। साम्य पर हम लोग बात करें तो साम्य पर इसकी भी अल्फा मात्रा, यानी इसका जब वियोजन हुआ तो इसकी भी अल्फा मात्रा हो गई, इसकी भी अल्फा हो गई, तो इसका क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। और अब इस साम्यावस्था पे हम सांद्रता की बात करें तो हमने इनको गुणा कर दिया C से गुणा कर दिया। अब देखिए आगे, अब हम इसका वियोजन स्थिरांक जो ज्ञात करेंगे। देखिए वियोजन स्थिरांक Ka बराबर होता है C अल्फा गुणा C अल्फा, इसमें भाग दे देंगे C1 माइनस अल्फा का। ठीक है, देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिएगा, ये आपने 11वीं में पढ़ा है ये सारी चीजें। देखिए ये जो आपको इससे अगर मान लीजिए हम लोग इसका वियोजन स्थिरांक निकालेंगे तो वियोजन स्थिरांक बेटा बराबर आएगा, देखिए ये जो हमारा आयन है
CHCl COO माइनस, इसकी सांद्रता, फिर H प्लस की सांद्रता, और उसमें भाग दे देंगे जो हमारा ये अम्ल है, देखिए बच्चों इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, जो अम्ल है उसका वियोजन स्थिरांक निकालते हैं। ठीक है, तो वही तो है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी भाई, इसकी हमें पता है क्या है सांद्रता C अल्फा, यहाँ पे तो लग गया C अल्फा, गुणा H प्लस की भी क्या है C अल्फा, लीजिए भाई C अल्फा, और इसमें हमने भाग दे दिया इसका C1 माइनस अल्फा का। ये देखिए भाई समझिए, ये आप लोगों ने 11वीं में समझा है। तो देखिए ये वियोजन स्थिरांक किसके बराबर होगा, C अल्फा गुणा C अल्फा, भाग दे दिया C, और ये ब्रैकेट में है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यही तो चीज़ आगे, देखिए यही तो हम लोगों ने किया है यहाँ पे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही तो हम लोगों ने यहाँ पे किया है ये वियोजन स्थिरांक को। अब इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ भाई, ये हो जाएगा हमारा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। अब C से एक C कट गया तो हमारा ये निकल के आ गया Ka। ठीक है, ये वियोजन स्थिरांक निकल के आ गया, और हमें पता है जो वियोजन की मात्रा है वो एक की तुलना में बहुत कम है, यानी वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो हम यहाँ पे इस अल्फा को नगण्य मान लेते हैं। तो हमारा Ka जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इस सूत्र को काम में लेकर हम देखें बच्चों वियोजन की मात्रा ज्ञात करेंगे, अल्फा की मात्रा ज्ञात करेंगे। देखिए वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा Ka अपॉन C। अब ये आपको ये स्थिरांक दिया हुआ है, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना आपको वियोजन स्थिरांक 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो हम ये यहाँ पे रख देंगे। देखिए 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 3 रख दिया, और ये जो सांद्रता हम लोगों ने निकाली थी, देखिए बच्चों सांद्रता पीछे निकाली है आप लोगों ने, ये देखिए ये जो मोललता ये सांद्रता निकाली है, इस सांद्रता का हमने यहाँ पे दे दिया भाग। ठीक है, वियोजन की मात्रा कितनी निकल के आई 0.065, यानी ये हमारा अल्फा, जो वियोजन की मात्रा है अल्फा, ये हमारी ये निकल के आ गई, निकल गई। अब आगे देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों वांट ऑफ गुणांक आई को। क्या ज्ञात करेंगे, वांट ऑफ गुणांक आई। भाई एम हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से वियोजन की मात्रा को ज्ञात करके हम यहाँ पे वियोजन स्थिरांक जो वांट ऑफ गुणांक है वो ज्ञात करेंगे। अरे भाई वियोजन की जो मात्रा है अल्फा वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आई का मान ज्ञात करेंगे वांट ऑफ गुणांक का। तो देखिए वांट ऑफ गुणांक आई किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता है कि वियोजन के पश्चात कुल मोल, और उसमें भाग दे देते हैं वियोजन से पूर्व के कुल मोलों की। ठीक है, तो कुल मोल कितने निकल के आएंगे 1 प्लस अल्फा। देखिए बच्चों यहाँ समझिए, अगर हम यहाँ पर कुल मोलों की बात करें साम्यावस्था पे, तो देखिए कुल मोल क्या होगा, हम इन सबको जोड़ देंगे, तो देखिए हमारे कुल मोल, या हम कह सकते हैं कुल कणों की संख्या क्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस क्या ये अल्फा, और प्लस कर दिया मैंने ये वाला अल्फा। ठीक है, इससे ये कट गया, अब हमारे पास क्या निकल के आया 1 प्लस अल्फा निकल के आया ना। ठीक है, तो यही तो हम लोगों ने किया है। आगे देखिए इधर, भाई हमारे जो कुल मोल है वो कितने निकल के आ गए 1 प्लस अल्फा निकल के आ गए। क्लियर है, तो चलिए भाई आई निकालना है, तो आई हो जाएगा वियोजन के पश्चात कुल मोल, तो वियोजन के पश्चात जो साम्यावस्था पे मोल है वो कितने हैं 1 प्लस अल्फा है, उसमें भाग दे देंगे वियोजन से पूर्व कुल मोल। अरे वियोजन से पूर्व हमने एक ही तो माना था, देखिए इधर वियोजन से पूर्व यानी प्रारंभ में इसके एक ही तो मोल है। ठीक है, तो हमने यहाँ भाग दे दिया 1 का। चलिए हमारा क्या निकल के आया आई बराबर 1 प्लस अल्फा, यानी आई बराबर निकल के आया है 1 प्लस अल्फा, और अल्फा यानी वियोजन की मात्रा आप लोगों को पता है कितनी थी वियोजन की मात्रा, ये देखिए 0.065 वियोजन की मात्रा है अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस और ये अल्फा का मान रख देंगे, तो हमारा जो वांट ऑफ गुणांक आई निकल के आया है वो आया है 1.065, 1.065, ये हमारे वांट ऑफ गुणांक निकल के आया है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने एम भी पता कर लिया,
वांट ऑफ गुणांक आई भी पता कर लिया और के एफ हमें दिया हुआ है, और इन तीनों से हम लोग ज्ञात कर लेंगे ये हमारा हिमांक अवनमन। कर लेंगे ना। तो देखिए इस सूत्र में रख दीजिए सारी वैल्यू। तो डेल टी एफ यानी हिमांक अवनमन बराबर आई का मान आप लोगों को पता है, ये रहा 1.065, ये हम लोगों ने रख दिया। के एफ प्रश्न में दिया हुआ है 1.86 और एम हम लोगों ने निकाला था 0.3264। ठीक है, चलिए क्या आंसर निकल के आया, 0.6465, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.65 केल्विन हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रश्न थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम लोगों को बस दिमाग लगाना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डेल टी एफ बराबर आई के एफ एम, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एम यानी जो मोललता है वो ज्ञात करेंगे, फिर वियोजन स्थिरांक को निकालते हुए हम लोग आई यानी वांट ऑफ गुणांक को ज्ञात करेंगे, और बाद में हमने इस तरीके से हिमांक अवनमन को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक के प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।